ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक लिखो यहाँ पर, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक इज स्नेल्स लॉ। ये क्या होता है देखो। जैसे ये मान लो ये मीडियम है मीडियम 1 और ये मीडियम है मीडियम 2, है ना। इस मीडियम में ये रे आई, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है ना क्या होता है? हाँ। yes, और ये दूसरे मीडियम में चली गई, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। समझ में आया? ठीक है। yes, मान लो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और इसका है n2। समझ में आया? yes, है ना। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, देखते हैं किस किस को याद है। मैंने पूछा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या होगा, बताओ। क्या फॉर्मूला है इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1? लास्ट क्लास में पढ़ाया था ना, तुम तो बोल रहे हो पढ़ के आए हो। क्या फॉर्मूला है बताओ जल्दी। refractive index of the first medium with respect to refractive index of first medium upon refractive index of second medium. गलत है, किसको सही पता है? सर n2 by n1। n2 by n1 होगा ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। इसको कैसे डिनोट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 और 1 इधर लिखेंगे। अरे देखो ना, फॉर्मूला भूल गए क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या आया था, ऐसे लिखते हैं इसको। क्या आया था फाइनली, ये आया था n2 by n1। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। समझ में आया? Yes. और ये किसका फॉर्मूला था, ये वाला? ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। समझ में आया? फिर मैंने आपसे एक क्वेश्चन कराया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो उसको ऐसे लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। वो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। समझ में आया? Yes. फॉर्मूला याद होना चाहिए ना। तो क्या 3/2 होता है ग्लास का, वाटर का 4/3 होता है। आंसर हुआ 9/8। आया समझ में? हाँ हाँ, याद रखो, ये सब याद होगा तभी तो आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबको सारे फॉर्मूले आने चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा था, एक रे ऑफ लाइट आई मीडियम 1 से होते हुए मीडियम 2 में चली गई, एंगल आई गिवन है, एंगल आर गिवन है, दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, n1 sin i इज इक्वल टू होता है n2 sin r। ये फॉर्मूला है या इक्वेशन है, जो भी समझना है आपको, याद रखना है इसको ऐसे ही। n1 sin i इज इक्वल टू क्या होगा, n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r, ऐसे याद रखना है। n1 फर्स्ट वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n2 साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू सेकंड वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। याद हो गया फॉर्मूला? Yes. सर इधर साइन 1 मतलब क्या? साइन 1 नहीं, साइन आई है। साइन साइन हाँ कोस तो सॉरी, सबको पता होता है ना, साइन कोस टेन हाँ वो वाला साइन है। ठीक है। तो साइन आई, आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ आई मान लो 30 डिग्री, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। आर मान लो जो भी है वो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। सोल्व कुछ ना कुछ आपको 3 चीजें गिवन होगी और एक चीज पूछी जाएगी। या तो आपको n1 n2 आई पूछा गिवन होगा तो r पूछा जाएगा। समझ में आया? या फिर आपको n1 n2 या फिर आपको n1 i और r गिवन होगा तो n2 पूछा जाएगा। कुछ भी एक चीज पूछा जाएगा, तो ये फॉर्मूला लगाना होगा हमें। समझ में आया क्या?
Yes, sir. हाँ सर। तो फिर से याद कैसे रखना है, N1 किसी भी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू उसका साइन ऑफ एंगल इक्वल टू होता है दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू उसका साइन ऑफ एंगल। समझ में आया? यहाँ पे दो एंगल होंगे, दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल होगा। आया समझ में? N1 sin i इज इक्वल टू N2 sin r। आया समझ में? Yes, sir. हाँ, तो एक क्वेश्चन करते हैं। ये मीडियम है एयर, ठीक है, ये रे ऑफ लाइट आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका गिवन है 45 डिग्री। ये दूसरा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2, ठीक है। हमसे पूछा फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, निकालो फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो जरा, इसको उस पेज पर ले जाता हूं मैं इस क्वेश्चन। देखो मुझे बताओ, ये रे कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है? एयर, एयर का तो 1 होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है एयर का? 1। 1. और ये इसका √2 है, √2 मतलब 1 से ज्यादा होता है, तो डेंसर मीडियम में जा रही है या रेयर में जा रही है? रे कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है? हाँ, Denser to rarer. डेंसर से रेयर जा रही है। शिखर हमेशा उल्टा आंसर देते हो, सोच के बोलो किधर जा रही है। एयर कौन सा मीडियम है? रेयर होता है ना, Rarer to denser जा रहे. रेयर टू डेंसर जा रही है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है ना रे का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा किसका होता है, रेयर का या डेंसर का? Rarer का. तुम मत बोलो शिखर, वो कोई और बोलो, किसका ज्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसर का या रेयर का? हाँ, पढ़ाई नहीं करते हो क्या बिल्कुल भी? फिर से पढ़ाऊं क्या सारे टॉपिक? अरे पढ़ाया तो आंसर तो दे दो यार कम से कम। रेयर का ज्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसने पढ़ाया तुमको? ये गलत गलत कौन पढ़ा रहा है तुमको? हाँ, ऐसे पढ़ाई करोगे क्या? अरे समझाया था ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये हमें बताता है ना किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो उतना ही डेंसर होता है। नहीं पता है, भूल गए क्या? अरे कंपेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही तो करते हैं। तुम्हें अगर यही नहीं पता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होता है तो कैसे कंपेयर करोगे फिर मीडियम्स को? किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, डेंसर मीडियम का या रेयर मीडियम का? मैंने बोला हाँ, दो मीडियम है मेरे पास, तो कैसे देख के बताओगे कि कौन डेंसर है कौन रेयर है? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो डेंसर होगा ना। जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और उतनी स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। समझ में आया क्या? या फिर से Yes. पढ़ाऊं शुरू से पढ़ाऊं क्या फिर से? ऐसे चलेगा तो आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते हो तुम लोग, सिर्फ लेक्चर का टाइम होता है क्लास के अंदर आ जाते हो, ना तो डाउट में कुछ पूछते हो ना एक्सरसाइज सोल्व करते हो। मुझे नहीं पता पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, पढ़ाई करते हो कि नहीं करते हो? अभी पूछो क्वेश्चंस पुराने, सिंपल क्वेश्चन नहीं आ रहा है तुम्हें तो टफ कैसे आएगा फिर? हाँ, फेल होना है क्या क्लास 10th में? क्यों शिखर? फिर से मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, मुझे आंसर चाहिए सबके, और जो चुप रहेगा उसकी कंप्लेन हो जाएगी। सुन रहे हो सब लोग? मुझे बताओ, अगर रेड रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो किधर बेंड होती है? बताओ किधर बेंड होती है?
रेयर से डेंसर जाती है तो सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, टफ तो पूछ ही नहीं रहा हूँ, तुम्हें सिंपल ही नहीं आ रहा है तो टफ क्या पूछूंगा? बताओ किधर बेंड होती है शिखर? Sir, Sir. हाँ towards the normal. हाँ, और जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाती तो स्पीड बढ़ती है या कम होती है? कौन बताएगा? कन्वी बताओ, कन्वी तुम बताओ। सर स्पीड कम होती है। और जब डेंसर से रेयर मीडियम में रह जाती तो किधर बेंड होती है? Normal. हाँ? Sir. Sir, Convey away towards from the- the normal. तो रेयर से डेंसर भी टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे डेंसर से रेयर भी टुवर्ड्स द नॉर्मल, यही है क्या कन्वी? दोनों के आंसर सेम है क्या? नहीं सर, आपने रेयर टू डेंसर पूछा ना। वो तो पहले ही खत्म हो गया ना क्वेश्चन, मैंने बाद में पूछा डेंसर से रेयर जाती है तो किधर बेंड होती है, क्वेश्चन सुन के अच्छा जवाब। सॉरी सर। किधर जाती है? डेंसर से रेयर जाती है तो किधर जाती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और स्पीड बढ़ती है या कम हो जाती है? बढ़ती है। बढ़ जाती है। समझ में आया? अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कौन बताएगा? चलो मुझे बताओ, दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख के तुम क्या बता सकते हो? कंपेयर करके क्या बता सकते हो कौन डेंसर है कौन रेयर है? कैसे बताओगे कि ये मीडियम डेंसर है उसके कंपेयर में और दूसरा रेयर है? सर मैं बताऊं? काजल बताओ, दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख के कैसे बताओगे कि डेंसर है या रेयर है? अगर उसका मीडियम के एयर के रिस्पेक्ट में जिसका जोर से बोलो थोड़ा। हाँ, एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है। एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है या पढ़ाई नहीं हो पा रही है? सर पढ़ा है, पता है, पर मतलब एक्सप्लेन नहीं हो रहा है। क्या पता है ये बताओ। दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उनको कंपेयर करके कैसे बताओगे कि कौन सा डेंसर है कौन सा रेयर है? सर जिसमें लाइट की जो लाइट रे है वो जिसमें ज्यादा फास्ट मूव होगी वो रेयर होता है, जिसमें कम मूव होती है वो डेंसर होता है। यस, ये तो स्पीड के हिसाब से बताया आपने। रेयर में फास्ट मूव होती है और डेंसर में स्लो मूव होती है। समझ में आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, जैसे मान लो एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2 और एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.2, बताओ कौन सा डेंसर है और कौन सा रेयर है? काजल, एक 2 रेयर होगा और 2.2 डेंसर होगा। यस, तो फिर मैंने यहाँ पर पूछा था तो आंसर क्यों नहीं दिया आप लोगों ने कि एयर और ये दूसरा मीडियम में कौन सा रेयर है कौन सा डेंसर है? आप उल्टा आंसर दे रहे हो कि सर डेंसर से रेयर जा रही है। हाँ, सोच के दो ना आंसर। 1 बड़ा होता है या √2 बड़ा होता है? √2. √2 बड़ा होता है। √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है दूसरे वाले मीडियम का, तो वो डेंसर मीडियम हुआ कि रेयर हुआ एयर के कंपेयर में? Denser. डेंसर मीडियम हुआ तो स्पीड बढ़ेगी या कम होगी एयर के कंपेयर में? कम होगी। कम होगी। उसमें सोचना क्या है, तो सिंपल सी बात है ना, डेंसर मीडियम में स्पीड कम हो जाती है। कितनी बार बताऊं? हाँ, आया समझ में? तो रे किधर बेंड होगी बताओ? Towards the टुवर्ड्स द normal. नॉर्मल। तो रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलो 45 से कम आएगा या ज्यादा आएगा? कम आएगा। समझ में आया क्या? वही निकालना है हमें कितना आएगा। आया समझ में? Yes. ये मान लो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है r, तो हम क्या करेंगे, हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे। हम लिखेंगे अप्लाई स्नेल्स लॉ।
स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r, है ना। यहाँ पे n1 है एयर, उसका होता है 1, n2 है जो दूसरा मीडियम है उसका है √2, ये वैल्यू पुट करो, 1 इंटू आई कितना है यहाँ पर 45 डिग्री, समझ में आया। और r आपको निकालना है, इन चार में से कोई भी तीन चीज गिवन होती है, फोर्थ पूछते हैं, समझ में आया क्या। साइन आई फुट कितना है 45 इज इक्वल टू n2 √2 है, साइन r निकालना है। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 इज इक्वल टू √2 इंटू साइन r, ये √2 इधर चला जाएगा तो साइन r इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√2 इंटू √2, समझ में आया क्या। तो हो जाएगा 1/2। तो साइन r, साइन का कौन सा एंगल की वैल्यू 1/2 होती है बताओ, 30 डिग्री की होती है ना। यस सर। अरे एंगल नहीं पता हो तो मैं टेबल बनवा देता हूँ, बोल दो अगर एंगल की वैल्यूज नहीं पता है तो टेबल लिख रखी होगी ना, सर प्लीज टेबल बता दीजिए ना। टेबल भी बताता हूँ। तो r की वैल्यू क्या हुई 30 डिग्री, समझ में आया। ये लिखो फिर टेबल बनाता हूँ। इसी में एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, ऑल्सो फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन। ऑल्सो फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन, ये भी बताओ। सो एंगल ऑफ डेविएशन देखो, अगर ये इस मीडियम में अगर लाइट अपना मीडियम चेंज नहीं करती तो इसी बात पर सीधे सीधे जाती है ना, इसी बात पर सीधे सीधे जाती। यस सर। तो ये तो 30 डिग्री आ गया, ये पूरा 45 डिग्री है, तो ये डेविएशन हुआ ना 15 डिग्री, समझ में आया। कितना रे डेविएट हुई, इतना। तो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, आई माइनस आर या आर माइनस आई, जो भी बड़ा है। आई कितना है 45, आर कितना है 30, तो कितना डिग्री से बेंड हुई 15 डिग्री, समझ में आया। आया समझ में। यस सर। लिख लो, देन टेबल बना लेते हैं फाइंड क्या एंगल की। करना है? सर एक पूछूं? क्या सर एक पूछना था। क्या बोल रहे हो, सर एक पूछना था। क्या पूछना है। सर ये आप वो स्पीकर में ही दिख रहा था कि वो एंगल 15 डिग्री से बेंड हो रहा था, हाँ हाँ यस, तो वो निकाला क्यों, ऐसे फॉर्मूला लगा के। तो आंसर तो दोगे ना आप। फॉर्मूला यही है, अगर आपको आई पता है आर पता है तो डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो, दिख भी रहा है वो तो सिंपल है, क्योंकि समझ में आया। ये हाँ आई सर। माइनस आर करोगे तभी तो 15 आया, देखने से थोड़ा ना आ गया। आई पता है आपको आर पता है तभी आएगा, अगर आई और आर नहीं पता होता तो कैसे आता, समझ में आया क्या। हाँ ठीक है। साइन कोस टेन की, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। बाकी तीनों कोसेक कोसेक इनका उल्टा होता है ना। ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, समझ में आया। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। ठीक है, ये वैल्यूज याद करनी है सबको। देन कोस की वैल्यू यहाँ से उल्टा शुरू हो जाएगी, 1 यहाँ आ जाएगा, cos 30 हो जाएगा √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 और cos 90 0। ठीक है। और टेन थीटा होता है साइन थीटा अपन cos थीटा, तो साइन अपन cos करोगे तो 0/1 0 आएगा, 1/2 अपन √3/2 1/√3 आएगा, 1/√2 अपन 1/√2 1 आएगा, √3/2 अपन 1/2 √3 आएगा, और 1/0 नॉट डिफाइंड आएगा। समझ में आया क्या। Yes. सो ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देता हूं। एक ये मीडियम है, ये मान लो एयर ही है,
या फिर ये मान लो ये कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3, कितना है √3, ठीक है। इसमें रे आ रही है 30 डिग्री पर और दूसरी तरफ है एयर, तो हमसे पूछा फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरी तरफ क्या एयर में निकल जाएगी इस मीडियम से, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है, बताओ कितना होगा, सोल्व करो। अब चलो, अब इसमें मैं क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे आंसर देना, सब लोग मिलके देना, जरूरी नहीं एक को ही देना, सबको देना है। मुझे बताओ ये रे कौन से मीडियम से कौन से में जा रही है, रेयर से डेंसर जा रही है या डेंसर से रेयर? सारे आंसर दो सब लोग। डेंसर से डेंसर से रेयर रेयर जा रही है। कैसे पता लगाया, क्या देख के पता लगाया? √3 is greater than 1. हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख के पता लगाया। इसका √3 होता है और एयर का क्या होता है 1 होता है। तो ज्यादा वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में जा रही है, मतलब डेंसर से रेयर में जा रही है। समझ में आया क्या? Yes. हाँ, अब मुझे बताओ जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाती है तो स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी सर। रे किधर बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल? Away from the तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 से ज्यादा आएगा या कम आएगा? ज्यादा। आएगा। समझ में आया? तो ये रे आफ्टर एंटरिंग इन दिस मीडियम, ये मान लो इधर बेंड होगी क्योंकि ये रेयर मीडियम में जा रही है, तो हमें ये एंगल निकालना है R। समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, अप्लाई स्नेल्स लॉ। समझ में आया? Yes. क्या लिखेंगे, N1 sin I is equal to N2 sin R। समझ में आया? N1 कितना है √3, sin I कितना है 30, N2 कितना है, एयर में गई ना, N2 1 है ये, N2 sin R, R निकालना है। √3 sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इज इक्वल टू sin R। तो sin R इज इक्वल टू आ गया √3/2। बताओ ऐसा कौन सा एंगल होता है जिसकी वैल्यू साइन में √3/2 होती है? 60 डिग्री की होती है ना? Yes. R की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। समझ में आया? Yes. अब इसी में मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ऑल्सो फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन। बताओ कितना आएगा एंगल ऑफ डेविएशन? 30 डिग्री। 30 डिग्री क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? रे किधर बेंड हुई है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, इस तरफ बेंड हुई है, Clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। तो एंगल ऑफ डेविएशन हम R बढ़ाए तो R माइनस I यूज करेंगे, ठीक है। तो 60 माइनस 30 डिग्री क्लॉकवाइज। समझ में आया? पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन स्टोरी में क्लॉकवाइज हुआ था। ये एंटी Clockwise क्लॉकवाइज, होएगा और पीछे वाले में clockwise. ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। और ये इधर बेंड हो रहा है ना, क्लॉकवाइज। समझ में आया? Yes. लिखो, जिसने सोल्व नहीं किया पूरा लिखो इसको। ओके, ये रे आ रही है, ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव √2 है, इसका भी √2 है। हमसे पूछा फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है। 45 डिग्री आया। 45 भी आएगा, इसमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, इसमें निकालने की जरूरत ही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है,
तो स्पीड में कोई Yes, चेंज sir. आएगा ही नहीं, दोनों मीडियम में सेम स्पीड ऑफ लाइट रहेगी। समझ में आया? Yes. तो रे सीधी की Yes. सीधी जाएगी, सीधी की सीधी रह जाएगी, कोई चेंज नहीं आएगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? 45 डिग्री होगा। और एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा? 0 डिग्री। समझ में आया क्या? Yes. आया समझ में? Yes, sir. तो जब इस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही तो ऐसा नहीं कि हमेशा बेंड होगी, आपको चेक करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, दोनों का सेम है तो बेंड नहीं होगी, है ना। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है मतलब डेंसर मीडियम में जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है मतलब रेयर मीडियम में जा रही है मतलब अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी। अगर आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस या रिफ्रैक्टिवनेस कुछ भी निकालना है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? स्नेल्स लॉ वाला। क्या फॉर्मूला आता है वो याद रखना है सबको। n1 sin i is equal to n2 sin r। समझ में आया क्या? Yes. हाँ। और इसमें एक चीज और याद रखो कि ये जो इंसिडेंट रे होती है, ठीक है, ये जो इंसिडेंट रे होती है और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है और जो नॉर्मल होती है, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं हमेशा। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में देखा था ना हमने, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, वैसे ये तीनों भी एक ही प्लेन में होती है। समझ में आया क्या? Yes. ठीक है, लिख लो इसको भी।